ये बात करते हैं यहां पर हम लोग, और यहां पर पी ब्लॉक में हम सबसे पहले अपने 12th का सबसे पहला पोर्शन कर रहे हैं, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। अब नाइट्रोजन फैमिली बोले तो ग्रुप नंबर कौन सा? ग्रुप नंबर 15। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली की। ठीक है, जो कि है हमारा ग्रुप नंबर 15। अच्छा, सो अब नाइट्रोजन फैमिली में आप जानते हैं कि ये नॉन मेटल्स में पी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, यहां पर जो एलिमेंट्स हमारे पास होंगे इस फैमिली में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं जो कि इस फैमिली में होंगे। अच्छा, इन एलिमेंट्स में जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर है 15। ठीक है ना? तो ये जो है एटॉमिक नंबर्स है, ठीक है, 51 एंड 83, दीज आर द एटॉमिक नंबर्स। अच्छा, और साथ में जो है यहां पर ये जो अपने नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है, ठीक है, दे आर नॉन मेटल्स। अपना जो एंटीमनी है, ये आर्सेनिक और एंटीमनी है, दे आर मेटलॉइड्स। ठीक है, मैं दरअसल थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं कि आपको जो है ये पता चल जाए कि ये हमारे बोर्ड की स्क्रीन में रहे बस। एंड बिस्मथ इज ए मेटल। ठीक है, सो ये तो हुई इनकी बात। ठीक है, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होगी सम इनर्ट गैस, मतलब नोबल गैस, एंड देन NS2 NP3। ठीक है, these are the this is the electronic configuration of this group। ठीक है, सो सबसे पहले हम इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की जहां तक बात है, आप ये जानिए कि जैसे साइज की बात जो है, साइज जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, जैसे पूरे पीरियोडिक टेबल में करता है और एलिमेंट्स का। सो नाइट्रोजन से बड़ा फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, इनके साइज में ज्यादा डिफरेंस होता है, इनके साइज में कम डिफरेंस है, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसका साइज उतना बड़ा नहीं होता जितना कि होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और द सेकंड थिंग दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी।
अब आयनाइजेशन एनर्जी की जहां तक बात है, क्योंकि जो अपनी आयनाइजेशन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होती है, रेडियस जितना बड़ा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम। सो ऐसे में जो है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर रहेगा जी जस्ट रिवर्स ऑफ दिस। दिस इज अवर आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑर्डर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो इसलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी एंड देन बिस्मथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो है ये रहेगा। अच्छा, और मेटालिक करेक्टर तो मैंने कह ही दिया कि मेटालिक करेक्टर जो है डाउन द ग्रुप जो है इंक्रीज करेगा। इज इट ओके? आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब ये थर्ड फोर्थ जो भी है, दैट इज कैटेनेशन। कैटेनेशन का जो ऑर्डर है, कैटेनेशन, आपने ये प्रॉपर्टी कैटेनेशन वाली जो है कार्बन फैमिली में पढ़ी होगी, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, आकर्षित जी 12वीं में आ गए, लेकिन जो है नोट करने का तरीका नहीं पता चला। मैंने कहा कि जब मैं कर लूंगा बोर्ड पे तो आपको भी खत्म कर लेना। स्क्रीनशॉट मत लो, साथ साथ में लिखो, क्योंकि मेरी पेस स्लो होती है। ठीक है, सो इसलिए मैं जस्ट ये मानता हूं कि आप जो है साथ साथ में नोट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सुन लें। अब कैटेनेशन जो है नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस की होती है, एंड देन देखो, मतलब होना क्या चाहिए था कि यहां पर जो है नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन फास्फोरस की ये हो गई। सो ये होता क्या है कि जो नाइट्रोजन है अपनी, उसका स्मॉल साइज होने की वजह से जो है उसमें लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है। ठीक है, और उस वजह से जो बॉन्ड एनर्जी है नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड की जो है दैट इज लेस देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड से जो है वो वीकर होता है। ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और मैंने कह दिया कि यहां पर लोन पेयर रिपल्शन होती है। छोटा साइज है ना नाइट्रोजन का, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से जो है ये होता है। ठीक है, नाइट्रोजन में जो है मतलब बहुत रेयरली होती है कैटेनेशन, जैसे हाइड्राजोइक एसिड है। ठीक है, अब हाइड्राजोइक एसिड में जो है कैटेनेशन हो गई मान लीजिए। ठीक है, इट इज N1 नेगेटिव, इट इज N1 पॉजिटिव, इट इज, हाँ ये तो N न्यूट्रल। ठीक है ना, दिस इज हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड का जो फॉर्मूला रहता है वो HN3 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है -1/3 रहता है। इज इट ओके? ठीक है, अच्छा, तो आई होप आपको बात जो है मेरी समझ में आती जा रही है। ठीक है, अब
जो अपना फास्फोरस है वो कैटेनेशन जो है वो 3 एलोट्रोप्स में शो करता है। और जो फास्फोरस के एलोट्रोप्स हैं, देखिए, देयर इज रेड फास्फोरस, देयर इज येलो और व्हाइट फास्फोरस, एंड फाइनली देयर इज ब्लैक फास्फोरस। ठीक है। सो यहां पर सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं व्हाइट फास्फोरस की। येलो और व्हाइट फास्फोरस। सो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर है येलो या व्हाइट फास्फोरस की, वो कुछ इस तरह से, ये टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट में जो है सभी फास्फोरस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये प्लेन से बैक साइड में है तो मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं। यहां पर जो है इनके बीच में जो एंगल है दैट इज ऑफ 60 डिग्री। यहां पर लोन पेयर रहते हैं, हर फास्फोरस में यहां पर जो है लोन पेयर्स रहते हैं। ठीक है, दिस इज ये। सो यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है ना, एक लोन पेयर है। सो इसलिए हर एक फास्फोरस जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि आईआईटी में पूछा गया था, तो मैं उसको यहां पर डिस्कस कर लूं। जैसे क्वेश्चन क्या था, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाइट फॉस्फोरस इज इनकरेक्ट। अब पहला ऑप्शन है अब देखिए अब आप प्लीज ध्यान दीजिए। ऑन ईच लास्ट स्टेटमेंट, ऑन ईच फॉस्फोरस एटम लोन पेयर इज प्रेजेंट। कौन सा गलत है? बिल्कुल सही बात है, मुझे आंसर मिल गया बट मैंने देख नहीं पाया किसने दिया। मोक्ष ने सही आंसर दे दिया हमें, ठीक है ना। सो राइट आंसर इज दूसरा। ठीक है। सो सीधे सीधे जो है आईआईटी ने क्या पूछ लिया था, मतलब आप क्वेश्चन का टाइप देख लें। चलो, सृष्टि का भी हमें जवाब मिल गया। आप क्वेश्चन का टाइप देख लें, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, अच्छा, अब
और बात बाकी तो देखिए 6 बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 हैं। ठीक है। और दूसरी बात, फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड एंगल जो है 60 डिग्री का है, हर एक पे लोन पेयर मौजूद है। ये सारी राइट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है। सो इसलिए जो है हमारा आंसर हुआ कौन सा, सेकंड वाला। अच्छा, यहां पर जरूरी बात देखो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका एंगल कितना होना चाहिए, 109 का होना चाहिए। लेकिन अभी कितने का एंगल है, अभी एंगल जो है 60 डिग्री का है। सो इसलिए ड्यू टू स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर, व्हाइट फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होता है व्हाइट फॉस्फोरस हमारा। इज इट ओके? अच्छा, अब देखें, इसको इसको मिटा दिया जाए। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, फर्स्ट थिंग, it is highly poisonous. इसका जो बर्निंग टेम्परेचर है वो लो है, इसलिए इसको जो है पानी में रख लेते हैं। It is insoluble in water but soluble in carbon disulfide. अच्छा, इसकी एक खास रिएक्शन है, इट रिएक्ट्स विथ NaOH। NaOH के साथ ही रिएक्ट करता है, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन शो करता है। देखिए रिएक्शन P4 तो यहाँ पे फॉस्फोरस -3 है, यहाँ पे फॉस्फोरस +1 है, यहाँ पे फॉस्फोरस 0 है। सो फॉस्फोरस ही ऑक्सीडाइज हुआ, फॉस्फोरस ही रिड्यूस हुआ। सो ऐसे में जो है ये रिएक्शन खास रिएक्शन है, IIT में ये पूछ ली गई है। ठीक है। अगेन रिपीट हो सकती है जेईई मेंस में बड़े आराम से, और नीट में तो बिल्कुल 100% आने के चांस है। ठीक है। अच्छा, सो नेक्स्ट थिंग, ग्लोज इन डार्क, अंधेरे में ये ग्लो करता है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं
phosphorescence. This phenomena is called phosphorescence. And आप लिख सकते हैं in dark it undergoes slow combustion. In dark it undergoes slow combustion. स्लो कंबशन से क्या होता है कि ये ग्लो करता है. स्लो कंबशन की वजह से ये ग्लो करता है, मतलब हीट नहीं होता है, क्योंकि स्लो कंबशन है तो हीट महसूस नहीं होगी, ठीक है ना, लाइट होगी. और जब ऑक्सीजन के साथ इसको हीट करते हैं P2O5 बनाता है. P2O5 कह लीजिए, मतलब फास्फोरस पेंटॉक्साइड, या P4O10 कह लीजिए, ठीक है. होती क्यों है कंबशन? क्योंकि कंबशन मतलब जैसे इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, क्योंकि इसके बॉन्ड्स जो है काफी स्ट्रेन्ड है, तो इनको ओपन करना चाहता है, तो इसलिए जो है कंबशन से भी ये P2O5 में ही चेंज होगा, लेकिन अगर हीट करेंगे तो जल्दी से जो है P2O5 बना देगा, ठीक है. अच्छा, सो ये तो थी अपने व्हाइट फास्फोरस की बात. अब ऐसे ही नेक्स्ट कंपाउंड जो इसका है दैट इज रेड फास्फोरस. अब अगर आप रेड फास्फोरस की स्ट्रक्चर देखें, पहले तो स्ट्रक्चर ही देख लें आप, तो जिससे कि आपको ये लग जाएगा पता कि इसका डिफरेंस क्या है व्हाइट फास्फोरस से. इसी तरीके से ये लॉन्ग चेन में जो है, ठीक है, मतलब इट हैज P4 यूनिट्स, इट इज हाईली पोलिमराइज्ड बट लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस, क्योंकि स्ट्रेन इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, जैसे एंगल्स फास्फोरस के यहाँ पे बड़े हो गए हैं, तो इसलिए स्ट्रेन इतना ज्यादा नहीं. अब इट इज नॉन पॉइजनस. एक बात, इसका इग्निशन टेम्परेचर इज हाई, सो इट डज नॉट कैच फायर इजीली. ये पानी में भी इंसॉल्युबल है और कार्बन डाइसल्फाइड में भी जो है इनसॉल्युबल है. एल्कलीस के साथ ही रिएक्ट नहीं करता, जैसे मैंने कहा था कि आईटी में आया हुआ सवाल था, ठीक है, तो वो P4 के साथ रिएक्ट करता था, ठीक है.
डज नॉट शो फॉस्फोरिसेंस। देखो, आकर्षित, मैंने ये लॉजिक कहा कि इसका एंगल जो है कम स्ट्रेन्ड है, सो ये कम रिएक्टिव होगा व्हाइट फॉस्फोरस से, क्योंकि इसके एंगल देखो ना, लगभग 120 डिग्री का दिख रहा है आपको, तो काफी ओपन है, अनस्ट्रेन्ड है, सो ये रिएक्ट नहीं करता, वो डेस्परेट है रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, और ये भी ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ हीट करने पर ये भी P2O5 ही बनाता है। इज इट ओके? अगर आप हीट करोगे तो ये जो है फुल टाइम पॉलीमर फॉर्म में ही रहेगा, हमेशा पॉलीमर फॉर्म में रहेगा। इज इट ओके? सो दिस इज अबाउट, अच्छा, जो ब्लैक फॉस्फोरस है ना, अब ब्लैक फॉस्फोरस जो है वो सबसे मतलब कम रिएक्टिव है, और उसकी जो है हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर होती है। लुक एट दिस। व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस, ये ऑर्डर रहेगा हमारे रिएक्टिविटी का। इज इट ओके? ठीक है, सो ये बात थी अपने फॉस्फोरस के तीनों एलोट्रॉप्स के बारे में। ठीक है ना? सो आगे बढ़ते हैं, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज। सो जस्ट एक मिनट। सबसे पहले इनके हाइड्राइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनके जो हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, इनके जो हाइड्राइड्स हैं उनका फार्मूला जो है जनरली MH3 रहता है ना? MH3 मतलब ये इस तरह के हैं,
H H H एंड लोन पेयर, है ना, जैसे अमोनिया की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। सो it is ammonia, it is phosphine, arsine, stibine, बिस्मथी, ठीक है, ये इनके नाम है। अच्छा, अब जो थर्मल स्टेबिलिटी रहती है, ये रहती है, मतलब डाउन द ग्रुप जो है, थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जितना स्ट्रांगली होल्ड करेगा, ठीक है ना, सो उतनी जो है थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। और साथ में जो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग करेक्टर जो है वो थर्मल स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आसानी से दे देगा, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है। सो ऐसे में जो रिड्यूसिंग करेक्टर का ऑर्डर रहेगा वो रहेगा BiH3, SbH3, AsH3, PH3 एंड अमोनिया। और बेसिक स्ट्रेंथ जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, और बेसिक स्ट्रेंथ के भी डिक्रीज करने का रीजन है यहां पर, आप समझिएगा, बेसिक करेक्टर के जो है डिक्रीज करने का रीजन यहां पर है कि जैसे जो नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन क्या करेगी, क्योंकि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, सो ये जो हाइड्रोजन है इससे इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे, तो इसको लेगी तो इसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण ये आसानी से लोन पेयर दे देगी। इज इट ओके? फास्फोरस में उससे कम, आर्सेनिक में उससे कम, स्टाइबिन में उससे कम, बिस्मथीन में उससे कम। इस तरीके से जो है जो बेसिक करेक्टर है वो डाउन द ग्रुप जो है डिक्रीज करता है। इज इट ओके? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ओके। ऐसे ही देखो, यहां पर जैसे एक में और लॉजिक दूं कि भाई यहां पर अब अमोनिया में प्रोटॉन का अटैक होना है, सो अमोनिया में प्रोटॉन का जो अटैक है उससे क्या बनना है, अमोनियम आयन बनना है। और ऐसे ही PH3 में H का अटैक होगा,
सो PH4 पॉजिटिव बनेगा। तो यहां पर अगर इसका रेट R1 है, इसका रेट R2 है, सो R1 इज ग्रेटर देन R2, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन इज फास्टर देन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेनियम आयन। ठीक है, आपको समझ आ रही है बात? अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज बॉन्ड एंगल। जहां तक बॉन्ड एंगल की बात है, अमोनिया का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा देन फॉस्फीन। ऐसा क्यों है? अगेन मैं लॉजिक बता दूं आपको, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से होगा क्या, यहां पर कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो नाइट्रोजन के नजदीक आ जाएंगे। नजदीक आएंगे तो उनमें मोर रिपल्शन होगी। जबकि फास्फोरस में क्या होगा, फास्फोरस उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, तो इसलिए उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेंटर के पास नहीं होंगे, ऐसे दूर दूर होंगे, तो इसमें लेस रिपल्शन होगी। तो ऐसे में इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। और बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये तो लगभग 107 डिग्रीज होता है, 93.5, ये 91.5 डिग्रीज होता है। ठीक है, ठीक है, दिस इज द सिनारियो। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात भी बता दूं। आप देख रहे हो यहाँ पर जो एंगल्स है ना, वो लगभग 90 के आसपास है। नहीं, वैल्यूज याद नहीं रखनी है आर्यन जी। यहाँ पर जो एंगल्स हैं वो 90 के आसपास है ना। 90 पे आसपास का मतलब क्या है? देर इज वन रूल कॉल्ड ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल ये कहता है कि भैया, जो थर्ड पीरियड से नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं है अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक हाइड्रोजन लगा हुआ है। मतलब उनमें हाइब्रिडाइजेशन का फंडा ही नहीं है। हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन का फंडा नहीं है, मतलब जैसे कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे फास्फोरस या उससे नीचे वाला, उनमें क्या है कि अगर एक px ऑर्बिटल है, एक py है जो कि उसके परपेंडिकुलर है, और एक pz, इन सभी में 90 डिग्रीज के एंगल है। आप समझ रहे हैं? ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस है, और ये अलोंग जेड एक्सिस है। सो सीधे आके हाइड्रोजन इनसे चिपक जाता है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। मतलब देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए इनके एंगल्स लगभग 90 के। मतलब वो नहीं होता कि सभी मर्ज हो गए और फिर उसके बाद जो है बने। बाकी जो एक अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया वो लोन पेयर है सभी में, लेकिन वो भी 90 डिग्री पे ही है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, सो वो रूल एक बार यू गो थ्रू, नहीं तो मैं करवाऊंगा। ड्रैगोज रूल, मतलब इनमें हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं है, मतलब। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है वो थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के फंडे के कारण है, जो कि यहां पर मैंने समझाया। ठीक है, उसी के कारण ये है, अदरवाइज जो है हाइब्रिडाइजेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। चलिए, और ये बात भी क्लियर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जो है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। हमने केमिकल बॉन्डिंग में ये बात की थी कि सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल जो है बढ़ेगा। ठीक है, अब सुनिए।
नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की भी इनका बड़ा हैरानी वाला है। अमोनिया का पीएच 3 से ज्यादा है, बट फिर ये ट्रेंड हो गया। ट्रेंड जो है जस्ट उल्टा हो गया। देखते हैं इसका 238.5 डिग्री सेल्सियस है, जस्ट डेटा टू ऐड, ठीक है ना। और इसका जो है 185.5 डिग्री सेल्सियस है। देखते जाएं, आप डेटा को देखते जाएं। 210, 254, ठीक है ना, एंड 290। तो आप ट्रेंड को देखें, अगर आप इस ट्रेंड को देखते हो सो यू कैन सी कि यहां पर ये ग्राफ बॉइलिंग पॉइंट का और एटॉमिक मास का कुछ ऐसा रहेगा। ये ट्रेंड है, ठीक है। सो इसका आप रीजन समझे, और ये बहुत जरूरी ट्रेंड है, इसका रीजन समझे आप। इट इज एक्सेप्शनली हाई ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। और इनमें जो ये ट्रेंड अब ये बदलाव आया है, इट इज ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्सेस। आपको ध्यान होगा जब हमने 11th में केमिकल बॉन्डिंग किया था, तब भी मैंने ये कराया था कि यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और उसके बाद इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड किसी में भी नहीं है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो वैन डर वाल फोर्स ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ठीक है ना। बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है। और ये ट्रेंड यहीं पे फॉलो नहीं होता, मतलब जैसे अगर हम ऑक्सीजन फैमिली में भी जाते हैं, सो ऑक्सीजन फैमिली में भी ये ट्रेंड ऐसा ही रहता है। ऐसे ही हेलोजेंस में भी यही होगा। ये ट्रेंड रहेगा, सही है बात। सो आई होप यू हैव गॉट कि ऐसा ट्रेंड जो है क्यों आता है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिए, जैसे कार्बन फैमिली में देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो उसमें ट्रेंड ऐसा ही रहेगा। दिस इज दैट क्लियर। चलिए नोट करते जाइए, नोट करते जाइए साथ साथ में। मैं इसीलिए साइड में रह रहा हूँ, कई लोग जो है स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं भाई। नोट करना है, ठीक है ना, नोट डाउन, डन डन। चलिए बहुत बढ़िया। डाइपोल मूवमेंट का जो ऑर्डर है,
रीजन बीइंग के नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। सो उसकी तरफ जो है डाइपोल मोमेंट का ट्रेंड ये रहेगा, एरो रहेगा। सो दिस इज द थिंग। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि अपने हाइड्राइड्स की, ठीक है। तो मैंने हेडिंग में लिखवा दिया केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये फिजिकल, सो आप उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लें, ठीक है। केमिकल की बात हम बाद में करते हैं। अच्छा सुनिए, अब नेक्स्ट देखो, इसमें बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स आने हैं जो कि अपने सब काम के, ठीक है। तो हैलाइड्स जो है, हैलाइड्स यहां पे दो टाइप के फार्मूले, एक है NX3, ये MX3, और दूसरा है MX5, ठीक है। वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले ट्राई हैलाइड्स की बात करते हैं। ओके, ट्राई हैलाइड्स जो है, अब आप लिखते साथ साथ में लिखते भी जाना, ठीक है ना। जहां भी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो जैसे हम PCl3 की डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई भी ये हो PCl3 की, दिस इज द डायग्राम, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल है, दिस इज द डायग्राम ऑफ PCl3, ठीक है। और यहां पर एक पॉइंट, जरूरी पॉइंट, प्लीज नोट करें इसको। एक्सेप्ट NCl3, NBr3, Ni3, all halides are stable। इनके अलावा, ठीक है। अब ये इसका रीजन क्या है अनस्टेबल होने का, वो भी आप नोट कर लें। रीजन है लो पोलैरिटी ऑफ NX बॉन्ड, कि जब बॉन्ड पोलर नहीं रहेगा तो वीक हो जाएगा, क्योंकि पोलर होता, क्योंकि नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पोलैरिटी कम रहेगी। सो इसलिए जो है एक चीज, और दूसरा इन हेलोजेंस के और नाइट्रोजन के साइज में लार्ज डिफरेंस भी हो गया, ठीक है। हाँ, ये आकर्षित मैं अभी बता रहा हूं कि ऐसा क्यों है कि इनके अलग अलग हैलाइड्स का फार्मूला होता है, ठीक है। रीजन वन वर्ड में कहूं, सो जैसे नाइट्रोजन का NCl5 नहीं हो सकता, PCl5 आपने सुना हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, एक बात तो इसलिए फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। और एक हमने बात 11th में की थी, इनर्ट पेयर इफेक्ट, सुनते जाना। 11th में इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात की थी, उसमें अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें अपने नाइट्रोजन फैमिली की, सो आप ये देखेंगे कि उसमें S2 है और P3 है। तो कई बार क्या होता है कि अगर ये मान लो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो सिर्फ P के 3 ही करते हैं, कभी ये P के 3 ही करते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया NX3 का मामला, ठीक है ना। लेकिन अगर PCl5 जब बनेगा, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है हायर लेवल में एक्साइट कराएंगे हम, जैसा 11th में पढ़ा था। फिर जो है PCl5
ये बनेंगे। इज इट ओके? ये चीज, इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, सो एक मिनट, अब ध्यान दें, एक खास बात मैं बता रहा हूं। NI3, NBr3, NCl3, NF3, सुन लें। अब सबसे पहले अपने को यह समझना है कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, देखो, आईआईटी में आया हुआ सवाल है, अगेन मैं बात कर रहा हूं, आईआईटी में आया हुआ सवाल है। देखो, अगर आप NF3 की सिचुएशन देखें तो NF3 में सिचुएशन क्या है? NF3 में सिचुएशन ये है कि जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ उसने खींच लिया है। सो इसकी वजह से देयर इज लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। जबकि यहां पर क्या है, यहां पर आयोडीन उतने स्ट्रांगली जो है इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। सो इसलिए उसका बेसिक करेक्टर जो है सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर शिफ्टेड टुवर्ड नाइट्रोजन। क्या आप मेरी बात बेटा जी समझ रहे हो? ठीक है, सो इसमें देयर विल बी, अच्छा, डन। समझ में आ रहा है आपको बढ़िया से? सबको बढ़िया समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, अच्छा, अब इसके बाद सुन ले, नेक्स्ट थिंग, पेंटाहेलाइड्स, मैंने कहा MX5 फार्मूला है पेंटाहेलाइड्स। ठीक है, अब सुनिए, इसमें पेंटाहेलाइड्स जो है, मतलब एक जो सबसे कॉमन हम पेंटाहेलाइड देखते हैं बेटा जी, सबसे कॉमन पेंटाहेलाइड हम देखते हैं PCl5। ये, दिस इज द सिचुएशन, सभी जानते हैं। ये तीनों बॉन्ड्स जो है, ये तीनों बॉन्ड्स बेटा जी, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ये जो वर्टिकल बॉन्ड्स हैं दोनों, इनको हम एक्सियल बॉन्ड्स बोलते हैं। एंड जो बॉन्ड लेंथ है ऑफ एक्सियल बॉन्ड जो है वो लंबी होती है बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्विटोरियल बॉन्ड्स। और इसका रीजन मैं 11th में भी बता चुका हूं, बहुत जरूरी इसका फंडा है। ठीक है, क्या कराया था हमने, इसके लिए कौन सा रूल किया था? बेंट्स रूल। बेंट्स रूल, इसका रीजन मैं केमिकल बॉन्डिंग में बेंट्स रूल के अंडर जो है दे चुका हूं। सृष्टि भवानी जी मेरी केमिकल बॉन्डिंग के
नोट्स में या जो लेक्चर्स मैंने लिए हैं उसमें एक बार बेंड्स रूल के गो थ्रू हो जाना, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए, अच्छा दूसरी बात, जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में जो हमारा PCl5 है वो कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव, मतलब इट बिहेव्स लाइक आयनिक कंपाउंड। इट बिहेव्स लाइक आयनिक कंपाउंड, तो इसलिए ये ऐसा करता है। और यहां पर जो अपना PCl4 पॉजिटिव है, सुन लें, बिल्कुल दमदार सवाल बनता है इससे। PCl4 पॉजिटिव जो है, जो कैटायनिक फॉर्म है, उसमें फॉस्फोरस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और जबकि दूसरे में जो है, जो फॉस्फोरस है वो क्या है अपना sp3d2। ठीक है, sp3d2। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, हर कोई हैलाइड ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करता। अगेन, ये भी स्टार वाली बात है जी, ये भी मैं सभी पे 3 स्टार लगा रहा हूं, रीजन बीइंग सब काम की बात है। जबकि जो PBr5 है वो ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता, वो एग्जिस्ट करता है PBr4 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। ठीक है, सॉलिड स्टेट में, बिल्कुल सॉलिड स्टेट की बात हो रही है, सॉलिड स्टेट में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा, और नाइट्रोजन भी हैलाइड्स नहीं बनाता है और अपना बिस्मथ भी नहीं बनाता है। नाइट्रोजन के ना बनाने का कारण है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। मैं ध्यान से लिखना चाहता हूं ताकि जो है आपको बोर्ड पे दिख जाए, बहुत नीचे ना जाए ये। अच्छा, और BiX5 नहीं बनता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। 11th में कराया था इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत बढ़िया से। मैंने कहा था कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, सो एबिलिटी फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ s ऑर्बिटल्स कम हो जाती है। ठीक है, जयकरण ने स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, तू ना नोट्स मत बना। ठीक है, चल ले जल्दी से। सो मैंने कहा कि डाउन जैसे हम जाते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है डोमिनेट कर जाता है, तो एस वाले पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए जो है ये BiX5 भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, हाँ सही है यार। जयकरण, मुझे किसी भले मानुस ने सलाह दी ग्रुप में कि तेरे नोट्स ना फिनिक्स में मंगवाए जाए, है ना। एक बार तेरे नोट्स, बस जल्दी ही एक बार तेरे नोट्स देखते हैं। ठीक है, नोट कर लिया भाई। और यार और कितने साइड में होना भाई। चलो, टॉपिक, हाँ मैं जानता हूं ना टॉपिक जो है, लेकिन हर एक, देखिए ये मैं आपको बता दूं कि
ऑर्गेनिक का अलग नेचर है, इनऑर्गेनिक की अपनी नेचर है, ठीक है ना। सो इस टॉपिक को भी रिस्पेक्ट करो, ठीक है, बहुत बड़े टॉपिक है नहीं ये, ठीक है। सो इसलिए इनऑर्गेनिक जैसे जैसे हम बीच बीच में पढ़ते जाएंगे इनको ताकि ये फिनिश हो जाए, ठीक है। सो मेरे हिसाब से ज्यादा क्लासेस हम नहीं लेंगे, जैसे नाइट्रोजन फैमिली में भी मैं 3 लेक्चर्स लूंगा ज्यादा से ज्यादा, एक हो गया, 2 और बचेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली, ऐसे ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। अक्षत गुप्ता जी, मेरा 11th का केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर ढूंढो, ठीक है, मतलब मिल जाएगा, 3rd 4th 5th में कहीं ना कहीं जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट मिल जाएगा, उससे अकेले से काम नहीं होगा। मतलब इनकम्पिटेंसी ऑफ s orbitals of the valence shell to participate in bond formation is called inert pair effect, ठीक है। चलिए आज इतना ही, ठीक है, मैं बहुत लंबा नहीं पढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है ना, आज इतना ही करेंगे, ठीक है। सो टेक केयर, ध्यान रखिए। नहीं, आकर्षित पता क्या है कि कई लोग देखना कितने ये, कई लोग बोर हो गए हैं, लिख लिख के थक जाते हैं। सो इनऑर्गेनिक में जो है वी गिव कि हमें 1 ही घंटा पढ़ाएं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ऑफलाइन में भी मैं 1 ही घंटा पढ़ाता था, ठीक है, हाँ हाँ भी और है, ठीक है, डन।